नमस्कार। आज हम जिस विषय का यहाँ पर अध्ययन करेंगे वह है शोध पद्धति एवं शोध प्रतिमान। अगर आप समझ रहे हैं कि हमने जो विधियाँ पढ़ी वही हमारी पद्धति है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो की पॉइंट्स है, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है, आपके कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स है, उसको अगर हम क्लियरली नहीं समझेंगे तो हम कोई भी चीज़ उसके विषय में ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकते। और हमें समझना है, हमको कोई चीज़ रटनी नहीं है, तो धीरे धीरे ही समझेंगे। लेकिन हाँ, अगर एक चीज़ पढ़ेंगे तो उसको विधिवत हम बता लें, ये हमारा टास्क रहना चाहिए। और हमको ये जानना ज़्यादा आवश्यक है कि हम सीख रहे हैं, ना कि रट रहे हैं। तो अगर हम बात करें शोध पद्धति की, तो पद्धति और प्रविधि में अंतर होता है। अब जैसे आपको कोई कहे कि आप बीमार हो और आपको इलाज कराना है, तो ज़्यादातर लोग एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे। तो एलोपैथिक डॉक्टर की जो एलोपैथ पद्धति, आयुर्वेदिक के पास जाएंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सीय पद्धति, होम्योपैथिक के पास जाएंगे, होम्योपैथिक चिकित्सक पद्धति। ये पद्धति जिसके अंदर उसी की विचारधाराएं होती हैं। एक पद्धति से तात्पर्य यही है कि उसके नीचे जितनी भी चीज़ें आपकी आएंगी उसके चेन में, वो उसी विचारधारा से आपकी प्रभावित होगी। तो अलग एक ही समस्या के समाधान की अलग अलग पद्धति होती है। वैसे ही शोध समस्याओं के भी समाधान की अलग अलग पद्धति होती है, जैसे जिसमें जो विचारधाराएं हमारी हैं वही नीचे आपके जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसके सलूशन में सहायक होती है। यही चीज़, लगभग यही चीज़ आपकी प्रतिमान भी होती है। इसलिए कुछ चीज़ें पद्धति और प्रतिमान में सिमिलर होती हैं। प्रतिमान, आपने सुना होगा ये वर्ड, रिसर्च पैराडाइम, उसी को शोध प्रतिमान कहते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंस है वो देखते हुए और इनकी सिमिलरिटी को देखते हुए दोनों को एक साथ यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं शोध प्रतिमान की, रिसर्च पैराडाइम की, तो रिसर्च पैराडाइम हमने देखा है कि एक सिस्टमैटिक व्यू से पास्ट जो हमारा था उससे कैसे रिसर्चर्स होते थे, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते करते अलग अलग प्रकार की समस्याओं के लिए अलग अलग प्रतिमान यहाँ पे दिए गए। वैसे ही जो शोध पद्धति है उसमें भी हमारे समय के साथ, समस्याओं के बदलते स्वरूप के साथ विभिन्न आपके प्रकार से समस्याओं को हल करने के सिद्धांत दिए गए। अब उसमें हम बात करेंगे पहले सिद्धांत की। तो पहला सिद्धांत आपकी, एक तो आपने ऐतिहासिक विधि पढ़ी है, उसको अलग रखिएगा। ऐतिहासिक पद्धति, तो कोई समस्या है, अगर उसका हम सलूशन अपने भूतकाल में जाके, अपने इतिहास में जाके, उनके स्रोतों के अध्ययन को करके, उनके जो स्रोत हैं आपके प्राथमिक एवं द्वितीयक, उनको देखते हुए अगर हम उस समस्या का समाधान करते हैं तो यह शोध पद्धति हमारी ऐतिहासिक पद्धति कही जाएगी। दूसरी शोध पद्धति की आपकी बात करें तो तुलनात्मक शोध पद्धति। तुलनात्मक शोध पद्धति, जब हम सिंगल किसी वेरिएबल को न लें, किसी एक को न लें, दो या दो से अधिक के समूहों को लें, तो उसमें जब हम कोई चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं या कोई सलूशन निकालना चाहते हैं तो हमको कहीं ना कहीं उनके बीच तुलना करनी होती है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुलना ही, दो या दो से अधिक समूहों के बीच तुलना करके उनकी व्याख्या करना, ये इसका महत्वपूर्ण आधार होता है। तो ऐसे रिसर्चर्स जिसमें समूहों के बीच में हमको देखना होता है वेरिएबल्स कैसे वेरिएट कर रहे हैं, मतलब कैसे बदल रहे हैं, चर कैसे बदल रहे हैं, या जो हमारी समस्या है कैसे बदल रही है, तो उसका सलूशन कितने अच्छे से हम निकाल सकते हैं। तो उस जो आपकी परिस्थिति है उसमें हम तुलनात्मक प्रविधि का यूज़ करते हैं। तो तुलनात्मक प्रविधि जो है हमारी, कंपैरेटिव पद्धति, ये तुलना एवं व्याख्या इसकी मुख्य रीढ़ की हड्डी है।
सिर्फ और सिर्फ तुलना नहीं, तुलना के साथ ही साथ व्याख्या भी। उसके अलावा इसमें जो सावधानी रखनी होती है, वस्तुनिष्ठता एवं विश्लेषण करने की सावधानी रखनी चाहिए। जब तुलना करने में किसी भी भेदभाव, अपने किसी पक्षपात, किसी पूर्वाग्रह या कोई त्रुटि, बाह्यचरों की त्रुटि या आपके हस्तक्षेपी विचार, इन सब को अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो परिणाम आएगा वो दूषित परिणाम आएगा। क्योंकि हम तो कहते हैं कि हमने रिसर्च की, हमारा ये रिजल्ट आया, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि आपका वो रिजल्ट भविष्य में अगर कोई यूज़ करेगा तो उसके भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। क्योंकि हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन शिक्षा के कई ऐसे परिणाम आते हैं, हम अगर डाटा में थोड़ा बहुत वेरिएशन कर दें हम लाने के लिए कि हाँ सकारात्मक प्रभाव, और ना आता हो, तो भविष्य में उसको कोई अगर अपने तुरंत की समस्या के समाधान के लिए यूज़ करेगा तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, उसके गलत फाइंडिंग्स के। तो इसीलिए हम एक किसी शोध पर नहीं डिपेंड होते, हम संबंधित साहित्य के अध्ययन में विभिन्न प्रकार के शोध से विभिन्न अध्ययन करते हैं, और यही होता है हमारा जो कंपैरेटिव रिसर्च। इसमें हम दो जो समूह है उसमें कंपैरिजन के बाद उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण सही ढंग से करके, वस्तुनिष्ठ ढंग से करके हम उसका फाइंडिंग्स निकालते हैं। तो ये पद्धति आपकी तुलनात्मक पद्धति कही जाती है। तीसरी आपकी पद्धति है तो दो, लेकिन हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दो भिन्न भिन्न आपके शब्द हैं। संरचनात्मक स्ट्रक्चर्ड और प्रकार्यात्मक फंक्शनल। किसी चीज़ की जब संरचना होती है तो उसमें क्या होता है, उसका एक ढांचा होता है, उसके निर्माण की इकाइयाँ होती हैं जो संयुक्त रूप से किसी चीज़ को बनाती हैं। तो जो उसका आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे बनता है, वो आपके संरचनात्मक पद्धति में आते हैं। उसी के साथ साथ प्रकारात्मक जो पद्धति है आपकी, ये इकाइयों के प्रकार है, मतलब जो उसके फंक्शन, मतलब जो उसकी यूनिट्स हैं, उस वो जो कार्य कर रही हैं उनका प्रकार, और उनके बीच में अंतर संबंध, मतलब कई इकाइयां हैं और विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं, उनके बीच में जो अंतर संबंध है वो हम देखते हैं। तो ये दोनों अलग हैं, लेकिन इसमें जो पद्धति है, जो एक स्वस्थ पद्धति जो दोनों को लेके चले, जिसमें आपकी संरचनात्मक भी हो और प्रकारात्मक भी हो, मतलब आपका वो स्ट्रक्चर बनने का से लेके उसके कार्य करने और उसके आपके अंतर संबंध को ज्ञात करने का भी यहाँ पे सिस्टम होता है। तो ये पद्धति आपकी संरचनात्मक, प्रकारात्मक या स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल पद्धति कही जाती है रिसर्च की। इसमें जो बात आती है ये स्ट्रक्चर्ड की, तो क्लाउड लेवी स्ट्राउस इसके जनक लगभग, मतलब कई लोगों ने कहा, लेकिन इसके जनक माने जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने कोर्स किया इस विषय पर। और प्रकारात्मक का तो कोई खास नहीं, लेकिन इसमें काम दुर्खीम ने भी काफ़ी अच्छा किया है, तो हम इसके जनक नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ इससे संबंधित जो रिसर्चर जो उनकी बुक्स हैं उसमें इसकी बात की गई है प्रकारात्मक की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका यहाँ पे आता है पद्धति में, चौथी महत्वपूर्ण शोध की पद्धति है वह है अन्योन क्रियात्मक। अन्योन क्रियात्मक मतलब इंटरैक्टिव। अब इसको अन्योन क्रियात्मक देख के आप डरिए नहीं। अन्योन क्रियात्मक आपके अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो अन्योन प्रेरण पढ़ा होगा, या अगर इसको छोड़ दें तो आप ये इसके इंग्लिश मीनिंग देखिए, इंटरैक्टिव। तुरंत अगर जब भी आप कंफ्यूज हो तुरंत उसका इंग्लिश पोर्शन देखेंगे तो वो थोड़ा इजी लगेगा। तो इंटरैक्टिव जो आपकी पद्धति है, इसमें संयुक्त रूप से सीखना, हम आपसे सीखें, आप हमसे सीखें, आप को देख के हम अपनी कमियों को दूर करें, हमको देख के आप अपनी कमियों को दूर करें। तो इस प्रकार से जो रिसर्च हो, मतलब किसी ऐसे रिसर्च में जिसमें बैलेंस करके साथ में सीखा जाए दो भिन्न चीज़ों से, तो वो आपकी जो है अन्योन्य क्रियात्मक पद्धति कही जा सकती है।
इसमें एक से दूसरा प्रभावित होता है, तो एक की वजह से दूसरे में जो ज्ञान का संचरण होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उतना ही प्रभावित हो, लेकिन हाँ कुछ न कुछ दोनों में संबंध बनता है। अगर दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो इसको सहसंबंध पद्धति कही जाती है। लेकिन जो अन्योन क्रियात्मक पद्धति है, तो जैसे मैं आपसे इंटरेक्शन कर रही हूँ तो ये अन्योन क्रियात्मक पद्धति होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरेक्ट हो ही जिस लेवल से मैं इंटरेक्शन कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आपसे इंटरेक्शन कर रही हूँ तो आप तक कुछ तो जाएगा ही नॉलेज। तो ये चीज़ हमारी अन्योन क्रियात्मक होती है। इसके बाद हम जो बात करते हैं, अक्सर आपने विधियों में भी सुना है, आगमन निगमन। ये पद्धति रिसर्च में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगमन और निगमन, इस पर कई बार चर्चाएं की जा चुकी हैं। आगमन पद्धति जो होती है हमारी, जिसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। जो आपका विशिष्ट ज्ञान, मतलब जैसे आप कोई एग्जाम्पल पहले दें और उसके बाद उसका जो नियम है उस पर बाद में आए, तो ये आपका आगमन, मतलब नियम आ रहा है, आगमन उसका हो रहा है, अभी नियम नहीं आया, तो ये आपका आगमन विधि होता है। और निगमन विधि इसका अपोजिट होता है कि पहले उसमें सिद्धांत दे देते हैं और बाद में उसमें एग्जाम्पल या विशिष्ट ज्ञान जो उससे संबंधित होता है देते हैं। रिसर्च में भी एग्जैक्टली ये कह सकते हैं, जो विशिष्ट परिस्थिति का पहले अध्ययन करके बाद में नियम तक जाए तो वो आगमन पद्धति है। और जो नियम का पहले अपने में आत्मसात करने के बाद में एग्जाम्पल्स या विशिष्ट परिस्थिति तक जाए, वो निगमन है। लेकिन एक बैलेंस पद्धति अकेले कोई भी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी कमियां हैं, सबकी अपनी गुण और दोष हैं। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो ये इनकी कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि ये अपोजिट है, तो जो इनके पास है वो इनके पास नहीं है, तो ये एक दूसरे की कमियों को आगमन और निगमन पूरा करते हैं। इसके बाद जब हम चर्चा करें आपकी अगली पद्धति की, तो वो है प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक रिसर्च अलग है, जैसे ऐतिहासिक रिसर्च अलग था, लेकिन प्रयोगात्मक पद्धति में भी वही प्रयोगात्मक रिसर्च का ही सब कुछ रख लीजिए। स्टुअर्ट मिल, जो स्टुअर्ट थे, उनको इसका जनक माना जा सकता है। और जो आपके प्रयोगात्मक विधि है, इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम प्योरली एकदम मतलब फंडामेंटल रिसर्च करना चाहें, हालांकि बिहेवियर साइंस में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम चीज़ों को एकदम कंट्रोल करें, मतलब कोई बाहरी चीज़ ना आए और हम अपने जो करना चाहते हैं वही करें और उसी हिसाब से एकदम निष्पक्ष होकर उसका परिणाम लें, तो ये आपका प्रयोगात्मक पद्धति के अंतर्गत ये प्रक्रिया आती है। अब इसके प्रयोगात्मक के लिए आपको ध्यान होगा पावलोव का सिद्धांत, तो प्रयोगात्मक पद्धति के अंतर्गत किया गया शोध माना जा सकता है कि एकदम कुत्ते को फिक्स कर दिया, उस पर मशीन लगा दी और सेम एकदम कंडीशन कि हाँ ये अब ये करना है, अब घंटी करनी है, बजानी है, तब इतनी देर बाद आपको, इतने मिनट बाद या इतने सेकंड बाद आपको खाना लाना है, फिर उसका विलोपन करना है, तो एकदम उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया। ऐसी जो पद्धतियाँ होती हैं वो एकदम आप कहिए कि आक्रामक पद्धति होती है कि आप किसी की जैविक क्रिया जिस पे उसका कंट्रोल नहीं। अब मेरा ठीक है, मीठा देख के इंसान के मुंह में पानी आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मतलब उसकी वो क्रिया जो खाना देख कर होती थी वो घंटे पे ही करा दी, और उतनी मात्रा में ही जितनी की खाना देख के। तो ये देखिए एक तरह से पूरी तरह एकदम किसी का हैबिट ही चेंज कर देना। तो ये इसी चीज़ का परिणाम था कि उन्होंने एकदम कंट्रोल्ड वे में उन्होंने अध्ययन किया, तो ये पद्धति उनकी प्रयोगात्मक पद्धति कही जाएगी। इसके अलावा सांख्यिकी पद्धति है, तो ये नहीं कहिए कि हाँ सांख्यिकी तो सब चीज़ में है। सांख्यिकी पद्धति में प्योर सांख्यिकी आपकी मानी जाए कि जैसे आपको कुछ डाटा ही, बस सबके डाटा ही लेने हैं, हाँ सबकी
के मतलब सांख्यिकी आंकड़े जो रॉ हैं उसको सिस्टमेटिक करना है और सिर्फ सांख्यिकी प्रविधि, उसमें कोई भी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। मतलब जिसमें ऐसे शोध जिसमें सांख्यिकी जो आपके टर्म है उनकी प्रधानता लगभग 90% मान सकते हैं कि मतलब ज़्यादातर पूरा आपका टोटली वो आपका सांख्यिकी पद्धति पे डिपेंड करे, तो वो पद्धति आपकी सांख्यिकी पद्धति के अंतर्गत आने वाले रिसर्च की होती है। अब आगे जो हम बात करेंगे, हमने पद्धति जानी तो हम प्रतिमान भी जानेंगे। तो पद्धति को लेकर ही प्रतिमान बने हैं, जैसी पद्धति वैसे प्रतिमान। तो प्रतिमान और पद्धति में बहुत ही थोड़ा अंतर। जब हम प्रतिमान की या शोध पैराडाइम की बात करते हैं तो इसमें एक दार्शनिक रूपरेखा होती है। शोध की एक दार्शनिक रूपरेखा या आप कह सकते हैं एक नज़रिया है, जिससे हम शोध के सलूशन को पाने का प्रयास करते हैं। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होता है। अब जैसे जिसके ऊपर हावी हो जाए कि उसको प्रयोगात्मक शोध ही सबसे पसंद है, तो वो हर परिस्थिति में सोचेगा कि मैं प्रयोगात्मक ही शोध करूँ। जिसको प्रयोगात्मक शोध में कोई रुचि नहीं, जिसको सर्वे में रुचि है, तो वो सोचेगा कि क्या इसका सर्वे हो सकता है, मेरे इसको पकड़। तो यहाँ पे आपने जिस प्रकार का, जिस पावर का चश्मा लगा रखा है वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। तो अलग अलग परिस्थिति मतलब अलग अलग आपके आंखों की क्षमता के अनुसार अलग अलग पावर्स लगते हैं। यही चीज़ है कि रिसर्च पैराडाइम ही अलग अलग होते हैं, अलग परिस्थिति में अलग आपका रिसर्च पैराडाइम, लेकिन ये पद्धतियों से थोड़ा मिलता है, इसलिए ये दोनों का साथ में हमने अध्ययन किया। अब पैराडाइम की बात करें तो पैराडाइम में 4 चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा और आपका प्रविधि। 3 तो आप जानते ही हैं। तत्व मीमांसा मतलब जो है, जैसा है, सत्य है वो। ज्ञान, आपका ज्ञान मीमांसा और आपका आचार मीमांसा, मतलब आचार को मूल्य मीमांसा भी कहते हैं। इसके अलावा प्रविधि को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। पैराडाइम के अगर एस्पेक्ट से हम देखेंगे तो ये चारों चीज़ का सम्मिश्रण, कौन सी चीज़ को लेते हैं हम, तत्व मीमांसा को लेते हैं और उसके हिसाब से प्रविधि करते हैं, या हम ज्ञान मीमांसा को लेते हैं उसके हिसाब से प्रविधि हम चूज़ करते हैं, या हम आचार मीमांसा लेते हैं। लेकिन कुल मिला जुला के जो आपका रिसर्च पैराडाइम है वो हमारा एक देखने का, या आप कह सकते हैं हम सलूशन को, मतलब आपके जो समस्या है उसके समाधान को निकालने की हमारे दिमाग की एक रूपरेखा होती है। शोध को करने की एक मतलब चिंतन करने के पश्चात जब हम सोचते हैं कि नहीं अब हमें ये करना है तभी ये चीज़ होगी, वही जो चिंतन है वही आपका पैराडाइम है। अब इसमें जो हम बात करेंगे पैराडाइम जो मुख्य है, तो पहला है आपका अनुभव जन्य। तो अनुभव जन्य में वही आपकी एपिस्टेमोलॉजी जो आपकी तत्व मीमांसा के बाद ज्ञान मीमांसा आती है। तो इसमें अनुभव जन्य जो आपके पैराडाइम है, हम जो बिहेवियर साइंस के रिसर्च है उसमें जब आपके जो मतलब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, मीन्स आप उसमें सिर्फ ये नहीं देखते कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ तत्व है कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन उससे संबंधित जब उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो जो हमको एक्सपीरियंस्ड हम होते हैं वही हमारा अनुभवजन्य पैराडाइम उसी प्रकार का ही है। शोध की समस्या को हल करने के लिए जब हम प्राप्त जो आपका ज्ञान या तथ्य है उनको अनुभव के रूप में और समस्या समाधान की पद्धति के रूप में अपने जो एक्सपीरियंस है उसमें इंक्लूड करें या दूसरों के जो एक्सपीरियंस है उनको इंक्लूड करें, तो वो पैराडाइम आपके अनुभवजन्य आपके
प्रतिमान कहे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे सामाजिक विधि जितनी भी हैं, समाज विधि आप कह लीजिए या मतलब और भी चीज़ें, तो लगभग इसमें आपको अनुभवजन्य पैराडाइम मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो आपका पॉजिटिविज्म, तो उसमें सकारात्मक व प्रत्यक्षवाद आता है। सकारात्मक और प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद मतलब आपका तथ्य जो आपके सामने है वही सही, और उसके प्रति हम क्या हैं, सकारात्मक है, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इसमें बिहेवियर आपके अंदर है, उसको तथ्य को अपने अंदर समाहित करने का। तो ऐसे टाइप से जब हम रिसर्च करते हैं, ऐसा प्रतिमान यूज़ करते हैं, तो हमारा वो सकारात्मक मतलब पॉजिटिविज्म व प्रत्यक्षवाद आपका होता है। इसके बाद जो हम बात करें तो संरचनावाद। अब संरचनावाद मतलब यही संरचनात्मक आपने ऊपर पढ़ा, उसी का ही एक रूप है। आपका संरचनावाद जो शोध का पैराडाइम है, इसमें आपके कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स जो आपकी किसी समस्या के हर पहलुओं मतलब उसके बनने की या किसी परिस्थिति के बनने की प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन या उसके सलूशन को बनाने का प्रयास, तो वो जो है हमारा वो स्ट्रक्चरल आपका पैराडाइम होता है। इसके बाद आपका आता है व्याख्यावाद। ये आपका आप कह सकते हैं कि आचार मीमांसा से संबंधित है। जब कोई रिसर्च हम करते हैं और उसमें हम व्याख्या करने का अपना जो हमारे मूल्य हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हमारे दार्शनिक चिंतन है, उसको इंक्लूड करके उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके ऐतिहासिक शोध हुए या दार्शनिक शोध हुए, तो उन सब में जो प्रतिमान आपका यूज होता है वो आपका व्याख्यावाद कहलाता है। इसी के साथ अगर अगले हम पैराडाइम की बात करें तो वैज्ञानिक पैराडाइम मतलब साइंटिफिक पैराडाइम है। तो साइंटिफिक में आपका वही प्रयोगात्मक मतलब जो हम प्रयोग करेंगे, जो हम प्राप्त करेंगे, हम वही मानेंगे, जो चीज़ हम प्रूफ कर सकते हैं हम वही मानेंगे। तो ये प्योर साइंटिफिक जो रिसर्चेज होती हैं उसमें आपका साइंटिफिक पैराडाइम का यूज़ होता है। तो ये हमारे जो बिहेवियर साइंस है उसमें बहुत ही कम ऐसे पद्धतियाँ हैं जिसमें हम साइंटिफिक पैराडाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, बिना साइंटिफिक पैराडाइम का कोई रिसर्च नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका साइंटिफिक पैराडाइम रहता है। इसके बाद प्रयोजनवादी आपका प्रतिमान अगर देखिए तो प्रयोजनवाद के जो सिद्धांत है उसको निहित कर दीजिए आपके रिसर्च में। तो मतलब आप जिस चीज़ को मतलब कोई ना कोई उद्देश्य आपका होना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए आप मतलब प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, तो प्रोजेक्ट में एक आपके पास है, उसके ऊपर आपको पूरी गहनता से अध्ययन करना है, उसको करके सीखने वाला। तो ये सारी चीज़ें जो प्रयोजनवाद की जितने भी गुण हैं, अगर ऐसा आपके रिसर्च में होता है तो ये प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म आपका पैराडाइम कहा जाएगा। इसके बाद एक आपका पैराडाइम आता है क्रिटिकल पैराडाइम। क्रिटिकल पैराडाइम की बात करें तो ऐसा पैराडाइम मतलब ऐसा नज़रिया कि हम एकदम जैसे कुछ सोशल चीज़ है, हम एकदम उसको पलट दें, इसको ख़त्म कर दें या एकदम चेंज कर दें। तो इस टाइप का अगर आपके अंदर मतलब ऐसी विचारधाराओं से उत्पन्न होने वाला सोच समस्या को समाधान करने की कोई प्रतिमान आपके दिमाग में बन रहा है, तो वो आपका क्रिटिकल पैराडाइम है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अनुभवजन्य आगमनात्मक, मतलब वही आगमन निगमन वाली बात है। तो आगमन जो विधि है उसको उसी के जो गुण हैं अगर हम शोध में लाएं कि हाँ पहले हमको स्पेसिफिक को अध्ययन करना है, फिर हम धीरे धीरे नियम पे जाएंगे, हमको पहले से ज्ञात चीज़ों पे नहीं जाना है, जो चीज़ हमारे सामने है, जो चीज़ हमारे व्यवहार में है, उसको पहले देखकर उससे हमें नियमों का प्रतिस्थापन करना है। तो ऐसी विधि आपकी अनुभवजन्य आगमनात्मक प्रतिमान के अंतर्गत आती है। और निगमनात्मक भी आप समझते हैं कि उसके अगर निगमन के आपके गुण अगर
हैं कि कोई सिद्धांत है, अब उस सिद्धांत को हम प्रतिपादित पहले से है और हम उसको क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकृत करते हैं बाकी चीज़ों पे, मतलब उसको विश्लेषित करते हैं धीरे धीरे। तो ये आपका निगमनात्मक पद्धति का पैराडाइम माना जा सकता है। अभी आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन हमको बस इतना समझना है कि हम रिसर्च को कैसे करेंगे। ये सोच हमारी बताती है कि हम रिसर्च का पैराडाइम क्या है। प्रकार आपने सुन लिया, आप चाहे वैज्ञानिक देखें, आप चाहे एम्पिरिकल देखें, अनुभवजन्य देखें, या आप आगमनात्मक देखें, या आप देखें कि क्रिटिकल देखें, मीन्स आप कोई भी चीज़ देखें, मतलब जैसी समस्या है उसका पैराडाइम वैसा हम अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, या कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें फिक्स होता है कि हाँ आपको यही पैराडाइम यूज़ करना है। तो पैराडाइम जो होता है उसमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा और आपकी शोध की प्रविधि चारों निहित होती हैं। किसी में तत्व मीमांसा की प्रधानता होती है, किसी में ज्ञान मीमांसा की प्रधानता होती है और किसी में आचार मीमांसा की। कभी कभी ऐसी प्रविधियाँ होती हैं जिसमें ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा दोनों होते हैं। कभी कभी कोई ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों होते हैं, और कभी कभी इन तीनों का सम्मिश्रण होता है। तो कुल मिला जुला के जो अलग अलग आपके प्रकार हैं, सोचने का नज़रिया है, रिसर्च करने का, शोध करना कैसे है, ये आप जो डिसाइड करते हो यही आपका रिसर्च पैराडाइम के अंतर्गत आता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूँगी। और हालांकि एक एक जो इसके पॉइंट हैं हमको अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ करें, क्योंकि जो ज़रूरत है उतना हमको पढ़ना है। हमको जो जानते हैं उसको बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है आपके पास भी और मेरे के पास भी। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा है कि क्या आपको ज़्यादा आवश्यकता है। मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिस पे आपको कन्फ्यूज़न है, मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ।